सबसे पहले मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि जैविक खेती होती क्या है। तो जैविक खेती में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे केमिकल उर्वरक हैं और ये जो कीटनाशक है, हम उनका उपयोग नहीं करते। इसके अलावा जो हमारे वर्मी कंपोस्ट है, जो केचुए की खाद बोलते हैं, उसका हम यूज करते हैं। हमारी जो हरी पत्तियां उनका यूज करते हैं। फसल चक्र को अपनाते हैं। जैव नियंत्रण को हम काम में लेते हैं। हमारे जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे राइजोबियम है, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, दूसरा पोटेशियम सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, उनका यूज करते हैं। और मेन्योर्स, मेन्योर्स के अंदर जैसे आपका सिप है, गोट है, जैसे बकरी बकरी की मेन्योर होगी, आपकी एफआईएम होगी, खाद होगी, इनका सबका समेकित उपयोग करते हैं। इनका उपयोग करके हम जैविक खेती करते हैं। तो जैविक खेती में ये ध्यान रखना है कि हमको सिंथेटिक जो उर्वरक है और जो केमिकल पेस्टिसाइड है उनका उपयोग नहीं करना। इसके अलावा जो भी जो पुरानी पद्धतियां हैं जो पूर्वज हमारे लेते थे उनका उपयोग करना है। अब मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि जैविक खेती के फायदे क्या हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि जैविक खेती में जो उर्वरक और कीटनाशक का उसका उपयोग नहीं करते हैं हम। साथ ही हम जैविक खेती करते हैं तो जो भूमि की जो प्राकृतिक खाद जो हम देते हैं, उससे उपचारित करते हैं, तो उसका जो उत्पादकता है उसमें सुधार होता है, वो बनी रहती है। और जितने भी हमारे मित्र जीवी कीट होते हैं, मित्र जीवी सूक्ष्म जीवी होते हैं जो जमीन के अंदर मृदा में होते हैं, तो उनकी जो आबादी है वो बनी रहती है, क्योंकि जैविक खेती के अंदर हम उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हैं। साथ ही साथ अगर हम फसल चक्र और अंतर फसल और मिश्रित खेती या कौर फसलें हम उसमें उगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो जमीन की जो तत्व है, जो पोषक तत्व है, वो बने रहते हैं और मिट्टी की जो उत्पादकता है वो बढ़ती है। साथ ही साथ जैविक खेती करने से क्या होता है कि जो हमारा पर्यावरण है वो शुद्ध रहता है, उसमें किसी तरह का कोई मतलब मिलावट नहीं होता। उसमें केमिकल कीटनाशकों का जो रेजिड्यू आता है, उनके जो अंश होते हैं वो नहीं आते हैं। तथा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, भूमि का जो जल स्तर है, वो भी अच्छा रहता है। तो ये जैविक खेती के मुख्य फायदे हैं। इसके साथ में किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि हमारी जैविक खेती की स्थिति क्या है। हमारा जो देश है वो कौन सी जगह पे स्टैंड करता है। तो जैविक खेती के रूप में हमारा देश छठे पायदान पे है। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में ग्रो करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो जैविक खेती है वो। और इंडिया के अंदर मतलब जो जैविक खेती करते हैं वो 2.66 मिलियन हेक्टेयर लैंड है उसके ऊपर करते हैं। इस जैविक खेती के अंदर हमारे भारत में टोटल 24,80,859 फार्मर्स, इसमें जो किसान है वो जैविक खेती के अंदर मतलब शामिल है, ये जैविक खेती करते हैं। अब जैविक खेती किस किस क्रॉप में करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो जैविक खेती करते हैं वो रेशे वाली जो फसलें होती हैं उसमें करते हैं। इसके बाद में आपका जो तिलहन और दलहन वाली जो फसलें हैं उनमें करते हैं। शुगर केन है उसमें करते हैं। तो बहुत सारी क्रॉप है जिसके अंदर हम जैविक खेती करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रेशे वाली जो फसलें हैं उसमें ज्यादा करते हैं। हाँ, मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँ कि जैविक खेती में प्रमुख बाधाएं क्या आती हैं। जैसे आप सब लोग जानते हो कि जैविक खेती के अंदर जैसे बहुत सारी बीमारियां आती हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, साथ साथ खरपतवार भी आते हैं, निमेटोड्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी जो फसल होती है, चाहे से हमारा तुर हो, चाहे से हमारा मौसम्बी हो, या फिर हमारा आम हो, कोई भी फसल हो, उसमें इन बीमारियों का प्रकोप रहता है, इन कीड़ों का प्रकोप रहता है। और वो इसमें कई तरह की बीमारियां और रोग पैदा करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो उत्पादन है फसल का, और या जो फल है या सब्जियां हैं उनका उत्पादन वो कम हो जाता है। तो जैविक खेती के अंदर ये सारे जो हमारे जो नासी जीव हैं वो कई तरह के मतलब उसमें रोग पैदा करते हैं, उनको डैमेज करते हैं, तथा जो उन फसल का जो उत्पादन है उसको कम करते हैं। तो इनका हम प्रबंधन कैसे करें। तो मैं किसान भाई को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हमारी जो फल वाली फसलें हैं उसमें कौन कौन सी बीमारियां आती है, कौन कौन से कीड़े लगते हैं, उनका हम प्रबंधन कैसे करें, वो भी जैविक खेती के अंदर। तो जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे हमारा फल हैं, फलों के अंदर आपका जैसे सिट्रस ग्रुप हो गया। सिट्रस में आपका मौसम्बी हो गया। मौसम्बी में किसान भाइयों ने देखा होगा कि जैसे गमोसिस एक बीमारी आती है। ये क्या कवक जनित बीमारी है। और इस बीमारी के जो मेन लक्षण होते हैं वो क्या होता है कि जो आपका तना होता है, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, किसान भाइयों को समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्या है, एक चिपचिपा गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो इसकी मेन पहचान है, इसी से इसको पहचाना जाता है इस बीमारी को, और इसी से ही इसको देखा जाता है। ये बीमारी मुख्यतः क्या है कि हमारी जो बारिश का जो टाइम होता है, जो बारिश आती है उस समय ये ज्यादा फैलती है। क्योंकि पानी जितना फैलता है, पानी क्या पूरे हमारे
जो orchard है, जो हमारा बाग है, उसमें क्या स्वस्थ पौधे से लेके रोग ग्रसित पौधे से लेके स्वस्थ पौधे तक फैलता रहता है। तो उसमें ये जो कवक है, वो कवक क्या करता है, रोग ग्रसित पौधे से क्या उसके जो स्पोर है वो निकलते हैं, और वो जाके आपका जो स्वस्थ पौधा है, उसके पास जाके उस पे चिपक जाता है और उसको भी रोग ग्रसित कर देता है। तो ये बहुत ही मुख्य बीमारी है। अब इस बीमारी का हम प्रबंधन कैसे करें? तो प्रबंधन में ये करेंगे कि मोस्ट जो जितने किसान भाई हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं कि खेत के अंदर जो आपका जो बाग है, उसमें पानी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उसको हम फ्लडिंग विधि बोलते हैं। तो ये फ्लडिंग विधि को यूज़ ना करें, वो क्या करें, बेसिन विधि है या डबल रिंग विधि है, इसको अपनाएं। अपना जो मौसमी का जो पौधा है, चाहे मौसमी का हो चाहे आम का पौधा हो, उसके चारों तरफ एक बेसिन बनाए, और बेसिन बना के उसको एक चैनल से कनेक्ट करें, पानी के चैनल से, और उससे पानी दे। उससे क्या होगा कि जो आपका ये कवक है, वो पौधे के तने के पास में चिपकेगा नहीं, और ये चिपकेगा नहीं तो उसको रोग ग्रसित नहीं कर पाएगा। तो सभी किसान भाइयों को मैं बोलना चाहूंगा कि वो बेसिन विधि का यूज करें। इसी के साथ में हमारे बहुत सारे जैव नियंत्रक है। जैव नियंत्रक में जैसे आपका ट्राइकोडर्मा है, वो आप यूज कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन के अंदर है, हमारा जो संस्थान है उसने भी एक कॉम्बिनेशन के साथ में ट्राइबैक के नाम से एक मतलब जैव नियंत्रक पदार्थ बनाया है, जिसमें ट्राइकोडर्मा और बेसिलस दोनों का मिक्स है। साथ ही हम सुडोमोनास फ्लोरोसेंस, ये भी एक बैक्टीरिया होता है, इसका भी हम यूज करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। तो इसका क्या करना है किसान भाइयों को कि इसको या तो आप जो आपका पौधा है, पौधे के अंदर आप सोइल ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, 10 किलोग्राम आप जो गोबर की खाद है वो लेनी है, उसमें 100 ग्राम आपको ट्राइकोडर्मा मिक्स करना है, 100 ग्राम आपको बेसिलस और 100 ग्राम सूडोमोनास, 300 ग्राम हो गए। इसको मिक्स करके और फिर आपका जो रोग ग्रसित पौधा है, उस तने से 1 मीटर दूर जाके उसके चारों तरफ थोड़ी सी खुदाई करके और उसके अंदर इसको आपको देना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पौधे की अवस्था मतलब आयु कितनी है। पौधा 5 साल का है, 10 साल का है, तो उसकी उम्र के हिसाब से आपको देना है। अगर 10 साल का पौधा है तो उसमें 100-100 ग्राम आप दे सकते हो, मतलब 300 ग्राम उसके अंदर आप ये जो हमारा कंसोर्सिया है, जैव नियंत्रक है, उसको 100 किलोग्राम 10 किलोग्राम एफआई में मिलाकर उसको बेसिन में चारों तरफ बिखेर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो गमोसी डिजीज है उसका प्रबंधन होगा। इसके अलावा आप किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप मौसमी के दो पंक्तियों के बीच में अगर आप अंतर फसल करते हैं, जैसे आप प्याज है, लहसुन है, चना, ये अगर आप उसमें लगाते हैं तो इससे क्या होगा, इसमें कई तरह के फायदे होंगे किसान भाइयों को। सबसे पहले तो क्या होगा कि प्याज लहसुन चना लगाएंगे तो उसकी जो फूल आएंगे, फूलों में बहुत सारे मित्र कीट है, उनकी आबादी बढ़ेगी। उनकी आबादी बढ़ेगी तो मौसमी के अंदर जैसे आपके बहुत सारे कीट लगते हैं, उसमें कीट में जैसे आपका लीफ माइनर हो गया, जिसको आप नागमनी बोलते हैं। इसके अलावा आपका थ्रिप्स है, सफेद मक्खी है, और काली मक्खी है, और भी बहुत सारे जो रस चूसक कीट होते हैं वो उसमें लगते हैं, चेपा है वो लगता है। तो अगर आपके मित्र कीटों की संख्या बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, इन रस चूसक कीटों को खाएंगे। इससे क्या है, आपके जो हानिकारक जो कीट है उनकी आबादी कम होगी, और जो मित्र कीट है उनकी आबादी ज्यादा बढ़ेगी। तो आप अगर ये पेड़ों के कतारों में प्याज लहसुन चना उगाएंगे तो उससे क्या, भूमि के अंदर नमी बनी रहेगी, साथ ही साथ जो आपका ये जो कवक है उसके प्रसार में उसको रोकने में भी ये मदद करेंगे। इसके अलावा जो तीसरी विधि है उसमें यह है कि अगर आपका रोग ग्रसित पौधा है तो उसका जो तना है, रोग ग्रसित तना है, उसको आप जैसे आपका तेज चाकू है, खुरपा, उससे काट के उसको उसको छील ले। छीलने के बाद उसको नष्ट कर दे या जला दे, और जलाने के बाद में उसको आपको क्या करना है कि हम इसमें जो फफूंदीनाशी है वो तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जैविक खेती है, जैविक खेती में हम यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको क्या करना है, जैसे आपका गाय का गोबर है, तो उस गोबर, गाय के गोबर को आप इसका लेप कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा या बेसिलस सुडोमोनास है, उसका आप सॉल्यूशन बना के उसको इसके ऊपर लेप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम करके जैविक खेती के अंदर हम इस रोग का प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बीमारी है इसमें जो आती है मौसमी के अंदर, वो ग्रीनिंग रोग है। ये क्या करता है कि ये कैंडिडियस लिबरी बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है ये। और इसको एक सिल्ला एक कीट होता है, वो कीट क्या करता है, उसके जो शिशु होते हैं और उसका जो अडल्ट होता है, वो दोनों क्या करते हैं, इस रोग को रोग ग्रसित पौधे से उसको रस को चूसते हैं, और जो आपका स्वस्थ पौधा है उसमें उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। तो उससे ग्रीनिंग रोग हो जाता है। लेकिन जैसे हमारा यहाँ पे आपके औरंगाबाद में कृषि विज्ञान केंद्र औरंगाबाद है, इसके साथ में हमने भी एक
परियोजना चला रखी है, उसमें हमारा यही है कि समय कीटनाशी जीव प्रबंधन करना किसमें, मौसमी के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ग्रीनिंग रोग तो नहीं देखा, और मैंने यहाँ पूछा भी था, लेकिन मुझे यहाँ दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं किसी और चार्ट के अंदर या किसी बाग के अंदर इस टाइप की बीमारी अगर आपको दिखाई देती है, ग्रीनिंग रोग जैसी, तो इसका प्रबंधन कैसे करना है कि सबसे पहले आपको जो नर्सरी के लिए जो पौधे जो निकल लेते हो, नर्सरी से जो पौधे लेते हो आपके बाग में लगाने के लिए, तो वो क्या, प्रमाणीकृत तो होनी चाहिए, मतलब वो उसमें लाइसेंस होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी नर्सरियां ऐसी होती है जिनमें लाइसेंस नहीं होता, तो वो क्या इस तरह के जो रोग ग्रसित पौधे हैं वो किसानों को सेल कर देते हैं, और किसान क्या करते हैं बेचारे, वहां से लेके अपने खेत के अंदर लगाते हैं, और उससे क्या है कि 3-4 साल मेहनत करने के बाद उसे ग्रीनिंग रोग आ जाता है, तो उनकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। तो सबसे पहला ये करना है कि जो भी लाइसेंस युक्त नर्सरी है उसी से पौधा परचेज करना चाहिए। उसके बाद में अगर सपोज करो आपने ले भी लिया और उसमें हरित रोग आ गए, ग्रीनिंग रोग आ गए, तो आपको क्या करना है, उस पौधे को रिप्लेस करना है। मतलब रोग जो स्वस्थ पौधा वो लेना है, और जो रोग ग्रसित पौधा उसको काट के अलग करना है और उसकी जगह उसको रिप्लेस करना है। तो हम इस तरह से जैविक खेती जो करते हैं उसमें इस तरह से इस बीमारी का प्रबंधन कर सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण रोग है इसमें डायबैक है, इसको उल्टा सूखा रोग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो पौधे का जो सीड्स भाग है वो ऊपर से सूखता हुआ नीचे की तरफ आता है। तो उससे क्या कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि पौधा पूरा सूख जाता है, इस पे फल लगे रहते हैं, और किसानों को बहुत नुकसान होता है। तो इसका प्रबंधन कैसे करें हम, इसका प्रबंधन करने के लिए है कि आप रोज आपको बाग में जाना है, रोज उसकी मॉनिटरिंग करनी है। जैसे हम बच्चे की केयर करते हैं वैसे बाग की केयर करनी है आपको। तो रोज बाग में जाके पौधे को देखना है कि ये रोग आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये रोग आ रहा है तो आपको क्या करना है, उसकी प्रूनिंग करनी है, मतलब जो टहनियाँ रोग ग्रसित टहनियाँ है उनको काटना है। और कैसे काटना है, जो आपका हेल्दी पोर्शन है, जो स्वस्थ पोर्शन है उससे 2 सेंटीमीटर नीचे काटना है। साथ ही जो इक्विपमेंट जो आप इसको काटने के लिए काम में लेते हैं उसको भी थोड़ा साफ रखना है, क्योंकि अगर रोग ग्रसित टहनी को आप उस इक्विपमेंट से काटेंगे और फिर स्वस्थ पौधे की प्रूनिंग करेंगे तो वो उसमें ट्रांसमिट होने का ज्यादा चांस होता है। तो इसलिए सबसे अगर इस टाइप के कुछ पौधे हैं तो उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग करने के बाद में आप उसके ऊपर है ना, आपका जो गोबर का, गाय का जो गोबर है उसका स्प्रे कर सकते हो उसकी जो कटे उसके ऊपर। या जैविक खेती के अंदर जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है जिसको ब्लाइट टॉक्स बोलते हैं हम, इसका भी बहुत सारे लिटरेचर उसमें रिकमेंडेशन है, तो उसका भी आप 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसमें मिक्स करके आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका डायबिटीज जो उल्टा सूखा रोग है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा है, जो बीमारी जो मेन आती है मौसमी के अंदर, वो सूटी मोल्ड है। तो ये बीमारी ज्यादातर तो क्या सीधा डायरेक्ट पौधे को नुकसान नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली पौधे को नुकसान करती है। इसमें क्या होता है कि आपका जो रस चूसक कीट होते हैं वो मौसम में, जैसे आप जानते हो कि मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर नई पत्ती आती है। नई पत्ती आती है, उससे रस चूसक कीट है वो पत्तियों के ऊपर आते हैं, इनका रस चूसते हैं, और रस चूसने के बाद में शहद जैसा पदार्थ वो निकालते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो सूटी मोल्ड है जिसको काली मेखला रोग भी बोलते हैं हम, तो ये उस पे पनपता है। और पनपने से क्या होता है कि इसमें अगर जो लेयर आ जाती है तो इसमें क्या प्रॉपर आपका जो प्रकाश संश्लेषण है वो नहीं हो पाता है, तो ये इनडायरेक्टली ऐसे इन्फ्लुएंस करता है। तो इस रोग का कैसे प्रबंधन करना है, तो इस रोग का प्रबंधन करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे 1% स्टार्च का आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर माह में 3 बार छिड़काव करें इससे। तो इससे क्या है कि जो काली मेखला रोग जो पत्तियों पे होते हैं वो धुल के नीचे आ जाएगी और नीचे गिर जाएगी। इस तरह से इस रोग का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा मौसमी में आपका जैसे थ्रिप्स है, थ्रिप्स एक मेन कीट है, और ये पूरे साल भर आपके बाग के अंदर रहता है। और इस ये जो थ्रिप्स है इसके जो निम्फ जो बच्चे होते हैं वो, प्लस इसके जो अडल्ट होते हैं, नर होते हैं, वो दोनों इसमें क्या नुकसान करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे आपका मौसमी का छोटा छोटा सा फल बनना स्टार्ट होता है, तो वो बाहर की साइड जो आपकी जो त्वचा की स्किन होती है मौसमी की, उस पे क्या खरोचना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो अपनी चांदी होती है जैसे उसमें क्या स्क्रैचिंग है, स्क्रैच बनते हैं उसके अंदर। और उससे क्या होता है कि हम जब ये फ्रूट जब बड़ा होता है इसको मार्केट में सेल करते हैं, तो इस पे अगर उस टाइप के जैसे धब्बे दिखाई देंगे तो इसकी क्या मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए किसान भाई को क्या इससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस कीट का कैसे प्रबंधन करें, तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि आपको पहले क्या सबसे पहले मॉनिटरिंग करना है इस कीट की, कि ये कीट बाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
मॉनिटरिंग कैसे करेंगे हम? मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एक नीला चिपचिपा जाल होता है जो मार्केट के अंदर मिलता है, एक पीला चिपचिपा जाल होता है। ये दोनों जाल क्या है, मार्केट में मिलते हैं। और जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो भी आपको बता देंगे कहाँ से, कौन सी दुकान से आपको इसको परचेज करना है। या फिर अगर आपके पास में अगर कोई दुकान नहीं है या फिर आप परचेज नहीं कर पा रहे हो, तो नीला जो चिपचिपा जाल है उसमें क्या करना है, आपका जो अपना टिन होता है, जिसको जैसे ऑयल का जो टिन होता है उस टिन को लेना है, उसको फ्लैट करके उस पे नीला आपको उस पे कलर करना है। कलर करने के बाद में उसमें जैसे अपनी ग्रीस होता है, उस ग्रीस को उसके ऊपर लेप करना है और इसको आपका जो ओरचाड़ है उसके अंदर टांग देना है। तो इससे क्या होगा कि जैसे आपका कोई भी थ्रिप्स का जैसे निम्फ जो अडल्ट है वो आएगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट होने से वो क्या उसे नीला जो चिपचिपा जाल है उस पर चिपक जाएगा। तो वो मॉनिटरिंग कहलाते हैं। उससे आपको ये पता लगेगा ये इंसेक्ट मेरे बाग के अंदर आ गया है, तो अब मुझे इसका प्रबंधन करना है। तो अगर आपको ये पता लग जाता है कि वो आ गया, तो आप या तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो नीला चिपचिपा जाल है उसकी संख्या बढ़ा सकते हो, तो उससे भी क्या है, इसकी आबादी कम होती है। सपोज करो अगर आप इसकी संख्या नहीं बढ़ा सकते हो, तो फिर आपको क्या करना है, नीम ऑयल है, नीम अर्क है, उसका क्या स्प्रे करना है। तो नीम अर्क तो आप कृषि विज्ञान केंद्र वाले बता देंगे, मार्केट के अंदर भी मिलता है। तो आपको क्या करना है, 5 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में डाल के, एक टंकी में सपोज करो 15 लीटर आता है पानी, तो 15.75 75 ml उसमें आप ऐड कर लो, 75 ml, और आपका एक टंकी का जितना स्प्रे वो स्प्रे कर दो। तो उससे क्या होगा कि जो निम्फ और अडल्ट है वो दोनों उसकी संख्या आबादी कम होगी, आबादी कम होगी तो आपका जो किसान भाई को जो नुकसान होता है उस नुकसान से बचा जा सकता है। इससे दूसरा कीट है लीफ माइनर, जिसको आप लोकल भाषा में मौसमी के अंदर नागमनी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि एक साल के अंदर 6-7 बार नई पत्तियां आती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे नई पत्ती आएगी, इसको लीफ माइनर बोलते हैं, तो ये क्या करेगा, जो नई पत्ती है उस पत्तियों की दो लेयर होती है, अपर लेयर लोअर लेयर होती है, उसके बीच में ये सुरंग करके इसकी जो लार्वी है, जिसको लट बोलते हैं, ये अंदर चली जाएगी और अंदर जाके ये क्या उसका खाना खाना स्टार्ट कर देती है। वो जैसे जैसे मूव करेगी तो उसमें क्या सांप जैसे उसमें आकार बनेंगे उसमें, तो इसलिए हम इसको लीफ माइनर बोलते हैं। और ये जो कीट है कभी कभी क्या करता है कि इसमें एक कैंकर बीमारी आती है। मौसमी में तो नहीं आती, लेकिन मौसमी में कुछ पौधों में होती है। लेकिन जैसे आपका लेमन है, जैसे नींबू वर्गीय जो पौधा लेमन है, सिट्रस, उसके अंदर ज्यादा आता है कैंकर, तो ये उसको भी स्प्रेड करता है ये। तो इस कीट का प्रबंधन हम कैसे करें, तो लीफ माइनर के लिए हमको क्या करना है कि जैसे मैंने पीला चिपचिपा जाल बताया, उसको भी आप लगा सकते हो, उसे प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही आपको आपका ये जो नीम का जो अर्क मैंने स्प्रे किया वो सेम आप इस पे स्प्रे कर सकते हो। तो ऐसा करके हम इस कीट का भी प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जैसे मेटाराइजिम है, बिवेरिया है, ये भी जैव नियंत्रक होते हैं। तो इसका भी हम 5 ml पर लीटर के हिसाब से आप उसमें मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे भी हम लीफ माइनर का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम क्या हर महीने के महीने इधर आपके औरंगाबाद में आते रहते हैं और जो मौसमी है उसको देखते रहते हैं, तो उसमें आपकी बार हमने यहाँ देखा कि आपका जो ऐश बीवल है, ये जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, तो ये क्या, ये भी हमने नोटिस किया है मौसमी के अंदर। और ये भी क्या करता है, ज्यादा नुकसान तो नहीं करता, लेकिन जब नई पत्तियां आती है तो सारी पत्तियों को खा जाता है ये। उससे क्या पौधे की जो बढ़वार है वो कम हो जाती है। तो इसका प्रबंधन करने के लिए भी आपका जो नीम का अर्क है 5 ml पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। या आपका जो मेटाराइजियम है उसका भी आप 5 ml पर लीटर के हिसाब से इस पे स्प्रे कर सकते हैं, उससे इसका प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे किसानों की जो मेजर प्रॉब्लम है वो है फल सड़न और फल का गिरना। ये मैंने बहुत सारे उचार्ट्स के अंदर देखा है कि जैसे ही क्रॉप हार्वेस्टिंग पे आते हैं, जैसे फल हार्वेस्टिंग पे आते हैं, मेच्योरिटी पे आते हैं, तो ये फल गिर जाते हैं। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो हार्वेस्टिंग आने के बाद में जो फल गिरते हैं उसके कई सारे कारण होते हैं। इसमें आपका बीमारी भी इसमें एक मुख्य कारण है, कीट भी इसमें नासी जीव है वो भी एक मुख्य कारण है, साथ में इसमें जो पोषक तत्व हैं वो भी एक मुख्य कारण है। तो मैं किसान भाई को ये बोलना चाहूंगा कि इसके प्रबंधन के लिए आप समय समय पर जो गोबर की खाद है वो पौधे को देते रहे, साथ में जो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है वो भी आप इसका जो उचित मात्रा है पौधे की जो आयु है उसके अनुसार इसमें उसकी मात्रा दें। साथ ही जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मैंने बोला कि हम जैविक खेती में यूज कर सकते हैं, तो उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। तो ऐसा करके इसका प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे बेसिलस है, सुडोमोनास है, बहुत सारे लिटरेचर में ऐसा है कि अगर आप इनका स्प्रे करते तो उससे भी
रोग का प्रबंधन होता है। तो उसका भी आप 5 ml पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करके इस रोग का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैसे आप क्या करते हो, खेत के अंदर बहुत सारे कीटनाशक यूज़ करते हैं। कीटनाशक यूज़ करते तो हमारे क्या हानिकारक कीटों के साथ-साथ मित्र कीट भी होते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इसमें इसको कॉक्सिनेलिड बोलते हैं, बीटल लेडीबर्ड बीटल बोलते हैं। ये क्या करते हैं, आपका जो ब बाग है, बाग के अंदर जैसे चेपा आ गया, सफ़ेद मक्खी आ गई, काली मक्खी आ गई, तो उनके जो शिशु होते हैं उनको ये खाती है। तो अगर हमने कीटनाशक का स्प्रे किया तो ये बीटल भी मर जाएगी। इसलिए हमारा संस्थान बार-बार किसानों को यही बोलता है कि कीटनाशक का कम से कम यूज़ करें और जो जैविक नियंत्रक जो हैं हमारे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो जैसे आप ये इसमें आप लेडी बर्ड बीटल भी देख रहे होंगे, साथ में क्राइसोपरला, एक दूसरा मित्रजीवी कीट होता है, इसके जो अंडे से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये बाग के अंदर ही देखो नेचर के अंदर क्या है, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँ कि नेचर क्या है, किसी की कोई भी कीट हो या जैसे आपका जो मित्र कीट हो, मित्र कीट क्या करता है, जो हानिकारक कीट है तो उसकी जो आबादी है उसको बैलेंस करता है। तो ये जो क्राइसोपरला ये अंडे देता है बाग के अंदर, और ये क्या करता है, ये भी रस्सू से कीट है, उनके जो शिशु होते हैं, अंडे होते हैं, उनको खाता है। इसके अलावा जो स्पाइडर है, जो मकड़ी बोलते हैं, किसान भाई को कम पता है कि जो मकड़ी है, मकड़ी भी क्या है, हमारा मित्र जीवी कीट है। ये भी क्या करता है, जितने भी रस चूसे कीट होते हैं उनका प्रबंधन करते हैं। तो हम बार बार किसान भाई को जब भी खेत में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो यही सलाह देते हैं कि आप कीटनाशक कम से कम यूज करें। और अंतर फसल है आपका इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग। इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग में जैसे आपका मैरीगोल्ड हो गया, जो गेंदे के फूल हो गया, सूरजमुखी के पौधे हो गया, आप उनको लगाओ। उनको लगाओगे तो आपका जो ये मित्र कीटों की आबादी बढ़ेगी। तो हम किसानों को बार-बार यही बोलते हैं कि आप है ना, इनके जो आप 6 रो लो आप मौसमी की, और 1 रो के अंदर आप ये गेंदे के फूल, सूरजमुखी के फूल ये उगाओ। उसको उगाने से क्या है, इनकी आबादी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आपका जो हानिकारक जो कीट है उनकी आबादी कंट्रोल हो जाएगी। तो आपको मतलब कीटनाशक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हमने औरंगाबाद के अंदर बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन किए थे मैडम के साथ में मिलके, जिसमें पहला आपका जो बोडो पेस्ट है, बोडो पेस्ट तो सारे किसान भाई जानते हैं। साथ में हमने डेमो करके दिखाया था कि जैसे नीला चिपचिपा जाल है, उसको किस टाइप से लगाना चाहिए, क्या है इसका उपयोग है, उसके बारे में बताया था। इसके अलावा पीला चिपचिपा जाल है, उसके बारे में बताया। ये हमने इनको हमारा जो ट्राई बैक जो कंसोर्शिया है वो भी हमने किसान भाइयों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, दिया है उनको कि वो क्या है, इनका मल्टीप्लाई। हाँ, ये जो ट्राइकोडर्मा है, जो ट्राई बैक है, किसान भाई चाहे तो अपने घर पे भी इसको बना सकते हैं। उसको कैसे बनाएंगे उसकी विधि में मैं बताऊंगा आपको। तो इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग के बारे में हमने किसान भाइयों को बताया था कि आपका जो मौसमी का खेत है उसके बीच में आप लहसुन लगा सकते हो, प्याज लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जितना खर्चा आपका मौसम में भी आता है, वो खर्चा आपका इससे अंतर फसल से निकल जाता है। इसके अलावा हमने आपके वहाँ पे हमारा जो आईपीएम है, जो समेकित नाशी जी प्रबंधन है, उसके भी हमने उसके स्लोगन्स वगैरह भी लिखे थे। तो उससे क्या होता है कि किसान अगर बाहर आता है, उसके स्लोगन्स को पढ़ता है, चाहे वो मराठी में हो, चाहे से हिंदी में हो, तो उसको कुछ समझ में आता है कि हमको आईपीएम को अपनाना है, समेकित नाशी जी प्रबंधन को अपनाना है और कीटनाशक को कम से कम यूज करना है। ये कुछ डेमोन्स्ट्रेशन और किए थे हमने, जैसे ये कि आप पिक्चर देख रहे होंगे, इसके अंदर हमने क्या बायोजेंट का डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया था कि गोबर की खाद में किस तरह से आपको बायोजेंट को मिक्स करना है और कैसे पौधों में अप्लाई करना है आपको। ऐसे ही ये जैसे गेंदे के फूल हैं, इसमें भी हमने क्या मौसमी है, किन्नू है, सिट्रस है, उसमें हमने इसका इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग मतलब आपको मित्र जो की जीवी कीट हैं उनकी आबादी कैसे बढ़ानी है। तो आप एक रो के मतलब 6 रो आप मौसमी के ले सकते हो, एक रो के अंदर आप इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग के रूप में आप सूरजमुखी के और गेंदे के फूल लगा सकते हो। उससे उसकी आबादी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक वो कीटों को जो हानिकारक कीटों की आबादी को कंट्रोल करेगा। तो ये सारी चीजें हमने क्या किसानों की फील्ड पे, किसानों के खेत के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करके बताया, और किसानों ने इसे मतलब क्या बहुत कुछ सीख के उन्होंने अपनाया भी है। हमने हिसार में पहले एक प्रोजेक्ट चलाया था, उसमें हमने ये डेमो किया था। किन्नू एक प्लांट होता है उसके अंदर किया था, मौसमी ग्रुप का ही होता है वो भी, तो उसमें किया था। और उसके बाद में हमने शिफ्ट किया औरंगाबाद में। तो सेम जो सारी जो पद्धतियां हम जो लेते हैं समय कीटनाशी जी प्रबंधन में, वही हम औरंगाबाद में भी यूज करें, और किसानों को इसका बहुत फायदा भी हुआ।